जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसवने लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा पीएनएसटी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और जिसमें हम लोग कर रहे थे अभी तक के रोटेशनल मोशन, उसी क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा सरफेस टेंशन के क्वेश्चन। जितने भी पीएनएसटी पीवाईक्यू आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उस सभी को हम लोग बारी बारी डील करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है बेटा, किस ताप पर जल का पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है? ठीक है ना। अच्छा, पृष्ठ तनाव को पहले समझिएगा, थ्योरेटिकली जानते थोड़ी बहुत। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? तनाव से समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं किसी लिक्विड के सतह के लिए बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं किसी लिक्विड के सतह की बात करूं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका सतह एक झिल्ली के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है? झिल्ली के जैसे काम करता है। और झिल्ली के जैसे क्यों काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जो पानी के दो कण होते हैं, इनके बीच में एक अंतरानुक बल लग रहा होता है, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, जिस वजह से ये एक दूसरे से बॉन्डेड है, ठीक है ना। और क्या होते हैं, अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने एरिया को छोटे से छोटे बनाने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में इसके ऊपर का जो लेयर है वो मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, झिल्ली की तरह वर्क करता है। जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को अगर डिफाइन करें तो तो समझिएगा बेटा, अगर मैं इसको एकांक लंबाई यल बोलूं और इस लंबाई के लिए ये बल लगा रहे यफ, ठीक है, तो इस यल लंबाई के लिए अगर बल यफ लग रहा हो, तो एकांक लंबाई के लिए बल लग रहा होगा यफ अपॉन में यल। ठीक है बेटा, यफ अपॉन में यल। ठीक है, अब देखिएगा, इसी एकांक लंबाई में लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं बेटा? पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। यहां तक क्लियर है बेटा? अब बात आती है सरफेस टेंशन को प्रभावित करने वाली कारक। प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे ज्यादा जो होता है, या सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का अगर आपको सरफेस टेंशन कम या ज्यादा करना है तो आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर, ताप में वृद्धि कर रहे हो, अगर किसी तरल पदार्थ का ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ा रहे, तो उसका सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा बेटा? ये कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान के चलो ताप अगर बढ़ा रहे हो तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस स्थिति में जितना ज्यादा अगर ताप बढ़ाओगे, जितना ज्यादा ताप बढ़ाते चलोगे, जितना ज्यादा ताप बढ़ाते चलोगे, पृष्ठ तनाव उतना ही कम होते चलेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसमें सबसे ज्यादा अगर आपका तापमान दिख रहा है तो 75 डिग्री सेल्सियस है। 75 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका क्या होगा? द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे कम होगा बेटा। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आंसर की में आपको किसी किसी बुक में 4 डिग्री सेल्सियस भी दिख रहा होगा, लेकिन ये गलत है बेटा। 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे ज्यादा होता है। घनत्व सबसे ज्यादा होता है। अगर घनत्व सबसे ज्यादा हो रहा है तो घनत्व सबसे ज्यादा के केस में क्या होगा कि आपने क्या करा, उसको द्रव को क्या करा? ठंडा किया होगा। ठंडा करने से जो उसके घनत्व है वो बड़े होंगे। ठंडे करने, जो उसको कोल्ड करने से उसका डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको क्या दिखेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखिए। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, ठीक है ना। टेम्परेचर की, टेम्परेचर सबसे ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम होगा। क्लियर है। और ये ध्यान रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होते चले जाता है। ये वीक होते चले जाते हैं, जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जो अपने आप में एकदम आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं, ये क्या होते जाता है? कमजोर होते जाता है। ताप बढ़ाओगे तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा जैसे बढ़ेगी तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होते जाएगा और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्षेत्रफल बढ़ाने से, क्षेत्रफल घटाने से, ताप घटाने से। अभी अभी अच्छे से डिटेल में बात की है। ताप घटाने से, ताप, सॉरी, ये होगा ताप बढ़ाने से। ताप बढ़ाने से,
ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी बताया है कि अगर मैं किसी दो मॉलिक्यूल्स की बात करूं, द्रव के लिक्विड के किसी दो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं, तो सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और सभी इंटरमॉलिक्यूलर्स के कारण ये सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इसी कारण जो मैटर होता है ये सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में आपको पाया जाता है बेटा, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में पाया जाता है। अब दो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच क्या होता है, अगर आप इनको टेम्परेचर दोगे तो इनके बीच का जो मॉलिकुलर फोर्स होता है, अंतराणुक बल, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिस वजह से कम हो जाने के कारण क्या हो जाता है बेटा, इसमें कम हो जाने के कारण इसमें क्या हो रहा है, हाँ, इसका जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन ये कम हो जाता है बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पानी के पृष्ठ पर रखे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखो रेडियस दिया हुआ है कितना बेटा, 4 सेंटीमीटर, वृत्ताकार वलय को उठाने के लिए आवश्यक बल क्या होगा, ठीक है। जबकि आपको दिया हुआ है पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 75 डाइन प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ है कितना, सरफेस टेंशन मतलब टी दिया हुआ है, टी कितना दे रखा है बेटा आपको, 75 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला सरफेस टेंशन का होता है फोर्स अपॉन में, सरफेस टेंशन मतलब टी बराबर होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। अब लेंथ हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ क्या होगा, वो जो वलय है, वृत्ताकार वलय, इसका परिधि ही वलय उसका लेंथ होगा, ठीक है ना भाई। उसने बोला है कि एक सतह पर, ठीक है ना, आर त्रिज्या का एक वलय लगा हुआ है, इसको उठाने के लिए कितना सरफेस टेंशन लग रहा है, 75%। तो बल कितना लगेगा ये बताना है, मतलब फोर्स पता करना है। फोर्स होगा टी इंटू यल, और टी दिया हुआ है 75 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू में आर 4, आर कितना दे रखा है 4 देख रहा है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे, 75 चौके 300, 300 दूनी 600, 600 पाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर क्लियर है, 600 पाई डाइन, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, डाइन डाइन, क्लियर है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन का आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसकी वजह से बारिश की बूंदों का आकार गोलीय होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब बारिश की बूंदे गिरती है तो हम इस प्रकार से चित्र में दर्शाते हैं, ठीक है ना, जबकि ये ऐसा नहीं होता। जब ये गिर रही होती है तो क्या होता है, सारे जो कण होते हैं अपने आप को गोली आकार में परिवर्तित कर लेता है, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार से गोली आकार के रूप में गिर रहा होता है, ये नीचे से ऊपर से नीचे कैसे गिर रहा होता है, गोली आकार में। और ये किसके कारण होता है बेटा, सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है कि जैसे मान के चलो, पृष्ठ तनाव का मतलब, पृष्ठ तनाव को सिंपल सा आप ये समझ सकते हो, पृष्ठ तनाव का ये सिंपल सा ये समझ सकते हो, ये द्रव का एक गुण है, द्रव का एक गुण है। और किस प्रकार का गुण है, द्रव का अपने क्षेत्रफल को कम करने की विशेषता, ठीक है ना। द्रव अपने आप को जितना ज्यादा छोटा करना चाहेगा उतना कर सकता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, क्लियर है। और उसी गुण के कारण जो पानी है, बारिश में जो बूंदे गिरती है उसका आकार कैसा होता है, गोली आकार होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, साबुन कपड़े धोने, हाँ, कपड़े साबुन किसके, कपड़े धोने के साबुन में मददगार है, क्योंकि साबुन का रसायन बढ़ जाता है, नहीं, ठीक है। घोल के पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ये भी नहीं, ठीक है। सह मैल को सोख लेता है, नहीं, ये क्या करता है, घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अगर आपको कपड़े अच्छे से धोना है, ठीक है ना, अगर ऐसा मटेरियल लेना है जो कि क्या होता है, कपड़े को अच्छे से साफ करे, उसके लिए क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है साबुन की, साबुन जैसे ही पानी के अंदर जाता है उसके अंदर के इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम कर देता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स को जैसे कम करेगा, लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, और उसके कारण से जो मैल है, वो आपका मैल जो भी आपका दाग धब्बे है, ऑयली है, वो आपके कपड़ों से आसानी से निकल सकता है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है साबुन।
क्लियर है? ठीक है, हम बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है बेटा, क्रांतिक ताप पर तरल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, हम जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, मैंने पहले से बोला ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और एक सिचुएशन पे, ठीक है ना, एक सिचुएशन पे, एक जिसको हम लोग क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। ताप का उस मान जिस पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ताप के उस मान को जिस पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? 0। ठीक है ना, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है, 0। ठीक है, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है बेटा, एक कॉर्क की गेंद एक बीकर से भरे पानी की सतह पर तैर रही है। बीकर को एक बेल्जर से ढक दिया जाता है। गेंद का क्या होगा? ठीक है ना, गेंद क्या हो जाएगा बेटा? पूरी तरह डूब जाएगी, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा डूब जाएगी, कुछ नहीं डूबेगा बेटा, थोड़ा सा डूब जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डूब जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो वो उसके अंदर के मॉलिक्यूलर फोर्स जो उसको ऊपर उठाकर रखे हुए हैं, जिस बल से उसको ऊपर उठा के रखे हैं, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट है ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न पर। यदि एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डायन है, ठीक है ना, 70 डायन, तो इसमें मान न्यूटन पर मीटर में होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको मात्रक दिया हुआ है 70 डाइन पर सेंटीमीटर, ये आपको बोल रहा है न्यूटन पर मीटर में इसका मान क्या होगा, संख्यात्मक मान क्या होगा। सिंपल सिंपल सा चीज है, ये आपको सीजीएस मात्रक में दिया हुआ है। सीजीएस मात्रक में दिया हुआ है, आपको बोला है एमकेएस में बदलिए। क्या में बदलिए? एमकेएस में बदलिए। तो एमकेएस में बदलना पड़ेगा हमको। ठीक है बेटा, तो 70 डाइन, डाइन मतलब ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना चाहिए 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर 5 डायन। ठीक है, सिंपल। तो 1 डायन बराबर क्या हो जाएगा? 1 डायन बराबर हो जाएगा 10 पर ऋण 5 न्यूटन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा बल का। सेंटीमीटर आपको पता है बेटा, सेंटी की जगह 10 की घात ऋण 2 रखना होता है। तो 70 गुना 10 पर ऋण 5 न्यूटन बटे में 10 पर ऋण 2 मीटर। ऋण 2 से ऋण 2 कैंसल, ये हो जाएगा 70 गुना 10 पर ऋण 3 न्यूटन पर मीटर। क्या आंसर दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा, 7 के रूप में आंसर दिख रहा है। यहाँ 70 न्यूटन पर मीटर गलत है ये तो। ठीक है ना, तो 7 के रूप में हम बदलेंगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो 7 गुणित 10 पर ऋण 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, ये आपका आंसर दिख जाएगा बेटा। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बाकी के आंसर आपके रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो आपको सीजीएस से एमकेएस में बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको डायन और न्यूटन के बीच संबंध पता होना चाहिए। ठीक है ना, सेंटीमीटर मीटर के बीच का संबंध पता होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, और हमने बता दिए न्यूटन और डायन के बीच का संबंध किस प्रकार से होता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होता है, तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल का स्पर्श कोण क्या होता है? अब स्पर्श कोण वाली बात आ गई, स्पर्श कोण वाली बात आ गई, तो हम इसको समझते हैं। पहले स्पर्श कोण वाली बात को समझ लेते हैं। स्पर्श कोण, स्पर्श कोण वाली बात को समझते हैं। स्पर्श कोण होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं स्पर्श कोण समझने से पहले आप ससंजक बल जिसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, इसको समझिएगा। उसके बाद समझिएगा असंजक बल जिसको हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अब कोहेसिव फोर्स के लिए हम देखते हैं, अगर दो समान मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो बल होता है, ठीक है ना, बल, वो जो दो समान मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ससंजक बल। ठीक है ना, असंजक बल क्या होता है? यदि दो डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बल लगता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं असंजक बल। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पर्श कोण की। ध्यान रखिएगा, स्पर्श कोण की बात करते हैं। ठीक है,
दो स्थिति देखने के लिए मिलेगा आपको, दो स्थिति देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों स्थिति आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग ट्यूब रख रहे हैं इसमें, ठीक है। पहली स्थिति में क्या होता है, द्रव कैपिलरी ट्यूब जो दिख रहा है केशिका नली, इसमें चढ़ रहा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ठीक है बेटा, ये ऊपर की ओर चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और दूसरे डायग्राम में इस प्रकार से गिरते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, गिरते हुए दिखाई देगा। अब आप देखोगे जरा, द्रव का सॉलिड के साथ में जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं स्पर्श कोण। द्रव का सॉलिड के साथ में जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं क्या, स्पर्श कोण। और ध्यान रखिए यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे ये जो कोण दिख रहा है, ये वाला जो कोण दिख रहा है, ठीक है ना, नली के साथ में जो द्रव कोण बना रहा है ये थीटा, इसी को कहते हैं संपर्क कोण। यहाँ पर ये जो आपको रेखा खींचना है इसके साथ में खींचना है, इसके स्पर्श रेखा, ये जो सतह कर्व दिख रहा है, ये कर्व सतह दिख रहा है, इसके स्पर्श रेखी में आपको लाइन खींचना है। और ये नली के साथ में जो कोण बना रहा है इसको स्पर्श कोण कहते हैं। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचूं तो ये जो कोण बना रहा है इसको कहते हैं स्पर्श कोण, ठीक है ना। दोनों स्थिति में अलग अलग केसेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है थीटा क्या है बेटा, 90 से छोटा है। यहाँ पर थीटा क्या है, 90 से बड़ा दिख रहा है, थीटा 90 से क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कर्व दिख रहा है इसका आकार कैसे दिख रहा है, कॉन्केव दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कॉन्केव दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे मतलब अवतलाकार, अवतलाकार, अवतलाकार। यहाँ पर इसका आकार कैसे दिख रहा है बेटा, कॉन्वेक्स दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तलाकार, उत्तल आकार का दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब उस स्थिति में जब जो द्रव है ये नली के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है ना, राइज ऑफ लिक्विड कह सकते हैं, राइज ऑफ लिक्विड, लिक्विड, ठीक है ना। यहाँ पर फॉल ऑफ लिक्विड, फॉल ऑफ लिक्विड, फॉल ऑफ लिक्विड को समझ रहे हैं, ठीक है ना। इस स्थिति में आप देखोगे जो आपका असंजक बल है, असंजक बल, असंजक बल, ठीक है ना, ये ससंजक बल से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ससंजक बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका जस्ट उल्टा ये वाला होता है। इसमें ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल से ज्यादा होता है, असंजक बल से ज्यादा होता है, असंजक बल से ज्यादा होता है, ठीक है ना। इस स्थिति को, दोनों स्थिति को डिटेल में स्टडी करिएगा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पर से, ठीक है ना। अगर द्रव शुद्ध है तो, ठीक है ना, द्रव शुद्ध हो, द्रव शुद्ध हो, उस स्थिति में थीटा बराबर 0 होगा, ठीक है ना। मतलब आपको किसी प्रकार का कोण बनते हुए नहीं दिखाएगा। ये ट्यूब है, ठीक है ना, इस प्रकार से प्लेन आपको ना ऊपर चढ़ रही है द्रव, ना नीचे गिर रही है, ठीक है। आपको एक दोनों के बीच में 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, मतलब 0 बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं इस स्पर्श रेखा ऐसे खींचूं तो दोनों के बीच में 0 कोण बन रहा है, ठीक है, क्लियर। ये 90 मत सोचिएगा, ठीक है, ओके। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम प्रश्न पर बढ़ते हैं, आगे क्या है प्रश्न हमारा, क्या बोल रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल कोण का स्पर्श कोण क्या होगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा, सरफेस टेंशन रिड्यूस होने के कारण क्या हो जाता है, जो स्पर्श कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है। हम बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है, देखिएगा, एक तरल असमान अनुप्रस्थ काट के पाइप के माध्यम से बहता हुआ A1 और A2 दो बिंदुओं पर पाइप के भाग के अनुप्रस्थ काट और V1 V2 दो क्रमशः इन बिंदुओं पर तरल के वेग को दर्शा रहा है। बिंदुओं पर तरल के वेगों का अनुपात देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया है ये दो असमान अनुप्रस्थ काट के एक पाइप दिया हुआ है, ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट A1 है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। इस भाग पर द्रव का वेग V1 है, इस भाग पर द्रव का वेग है V2, ठीक है। आपको V1 और V2 का अनुपात पूछा गया है बेटा। तो आपको स्वतंत्र जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी याद होगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है ना, ये याद होगा। यहाँ पर हम जानते हैं A1 V1 बराबर में A2 V2,
बराबर में नियत, ये नियत होता है बेटा। इस स्थिति में अगर मैं v1 अपॉन में v2 लिखूं तो ये हो जाएगा a2 अपॉन में a1, ठीक है ना। इसी सिद्धांत से आप इसका अनुपात निकाल सकते हो, बड़ी चीज नहीं है। आंसर आप देख सकते हो कौन सा है आपका आंसर, कौन सा होगा a2 अपॉन a1, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सातत्य का मतलब सतत का नियम बोल सकते हो, द्रव के सतत का नियम, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न क्या है, यदि एक केशिका नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो ऊपर उठने वाले द्रव की ऊंचाई क्या होगी। सिंपल सा मीनिंग है बेटा, आपको सरफेस मतलब हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2t cos थीटा अपॉन में रो आर जी। ये फार्मूला आपको याद होगा तो आप ऊंचाई से या केशिका नली से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर रेडियस सबके सब कांस्टेंट है, रेडियस को हम लोगों ने चेंज किया, रेडियस को क्या कर दिए, दुगुना कर दिए, मतलब व्यास मतलब रेडियस को दुगुना कर दिए। सिंपल है, रेडियस को दुगुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब एच इज इक्वल टू, और जो एच डे से न्यू हो जाएगा वो एच का हाफ हो जाएगा। क्लियर है। इसी वाले संबंध से आप देख सकते हो, अरे भाई एच प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, यही तो संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर किसी को दुगुना कर रहे हो तो उससे उससे क्या हो जाएगा, एक हाफ हो जाएगा उससे, ठीक है ना। अगर एक को हाफ कर रहे हो तो वो दुगुना हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, केशिका नली प्रयोग में शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव क्या है। शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव क्या है। हाँ, अगर आपने बोला H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में रो आर जी, ध्यान रखिएगा ये फार्मूला अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपने समझा। शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए आपको बताया गया है थीटा कितना, स्पर्श कोण का मान कितना होता है, 0 होता है। स्पर्श कोण का मान क्या होता है, 0 होता है। अब जीरो स्थिति के लिए, जीरो स्थिति के लिए ध्यान रखिएगा, हमने बोला ये हो जाएगा T इज इक्वल टू रो आर जी एच अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, 2t, टी तो इधर ला लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। शुद्ध जल के लिए जो पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा, रो आर जी अपॉन में 2, रो आर जी एच अपॉन में 2, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आएगा बेटा, कॉन्सेप्ट चीजें समझिएगा बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है बेटा आपका, एक ही व्यास की दो केशिका नलियों को दो तरल में लंबवत रूप से रखा जाता है जिनके सापेक्ष घनत्व दिया हुआ है, सापेक्ष घनत्व 0.8, 0.6 दिया हुआ है, और पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 60 और 50, ठीक है। दोनों नलियों में द्रव की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल सा पता है बेटा, अपनी लिखा था H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में रो जी एच, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से स्पर्श कोण को, ठीक है, और 2 को हटा देते हैं, तो H इज इक्वल टू टी अपॉन में रो एच, ठीक है ना। ये संबंध याद रखिएगा, ठीक है ना। जो कांस्टेंट है, जो नियत है, उसको हटा दिया और जिसकी जरूरत है अभी हमने उसको रखा है। आपको अनुपात निकालना है H1 अपॉन में H2, ठीक है ना। तो H1 के लिए आप याद रखिएगा, H1 के लिए, अच्छा दोनों का जो समान था वो क्या था बेटा, दोनों का समान क्या था, व्यास समान है, दोनों का व्यास समान है, रो आर जी, सॉरी ये हो जाएगा रो आर जी, आर जी, आर जी, आर बराबर क्या हो जाएगा, टी अपॉन में रो, अच्छा ये जी है बेटा, रो आर जी, रो जी एच, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और व्यास समान है मतलब इसको हम लोग रखेंगे T1 अपॉन में रो 1 H1 बराबर T2 अपॉन रो 2 H2, जी से जी कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो हमको H1 H2 निकालना था, H1 को ला लो इधर, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन में रो 2, ये हो जाएगा T2 रो 1 H1 अपॉन में H2, यही निकालना है। T1 रो 2 T2 रो 1 ये प्रश्न में दे रखा है मान इनका, अब यहाँ रखोगे सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। T1 कितना दे रखा है, पहले हम T1 की बात करते हैं, T1 और T2, T1 T2 कितना दे रखा है बेटा, T1 T2 कितना दे रखा है
60 और 50 दे रखा है, कितना दे रखा है 60 और 50, 60 और 50 दे रखा है, डाइन में दिया है कोई दिक्कत नहीं है, और ये दशमलव और दशमलव 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। रो 1 बराबर 0.8 और रो 2 बराबर 0.6, मान रखेंगे यहाँ, सीधा सीधा मान रख दो, ये हो जाएगा 60 गुणित रो 2 कितना है 0.6 बटे में 50 गुणित 0.8, कैंसिल करेंगे, दशमलव से दशमलव भी कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 36/40, h1 अपॉन में h2 बराबर 6 36/40। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल करो, 2 18 20, फिर 2 से 2 9 18, 2 दाम 20, आंसर कितना आ रहा है 9/10 आपका आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है। 9/10 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 9/10 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बुक में अलग अलग आंसर दे रखे हैं, डजंट मैटर, सॉल्यूशन आपके सामने है, विथ फॉर्मूला आप लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सरफेस टेंशन के लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।